नमस्कार। कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला 2023 में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। भारतीय ज्ञानपीठ श्रीपाल एजुकेशन सोसाइटी एवं श्री कृष्ण शिक्षण लोक परमार्थ समिति उज्जैन द्वारा सामाजिक निर्माण के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन के तहत आज हमारे बीच प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हैं कोलकाता विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त हिंदी के प्राध्यापक वरिष्ठ शिक्षाविद माननीय डॉक्टर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी। आपका हम हृदय से स्वागत व अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित है कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन से पधारे माननीय श्री आनंद शर्मा जी। आपका भी हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी ने 20 वर्ष पूर्व जिस सद्भावना का दीप प्रज्वलित किया था उसके प्रकाश से आज हम सभी आलोकित हो रहे हैं। वही दीप आज 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जिसे प्रज्वलित करने हेतु मैं सभी वरिष्ठ जनों को आमंत्रित करती हूँ कि सद्भावना का दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। बहुत बहुत धन्यवाद। सद्भावना के सूत्र में पूरा देश इसी प्रकार से बंधा रहे, यही हमारी कामना, यही हमारी प्रार्थना। इसी श्रृंखला में हमारी संस्था की शिक्षिकाओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत गीत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। सबके लिए खुला है मंदिर यह है हमारा। सबके लिए खुला है मंदिर यह है हमारा। मतभेद को भुलाता मंदिर यह है हमारा। मतभेद को भुलाता मंदिर यह है हमारा।
धन्यवाद। राष्ट्र के प्रति प्रेम व चिंतन मनन करते रहना किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी चिंतन और मनन की श्रृंखला में आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे प्रमुख वक्ता के रूप में कोलकाता विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त हिंदी के प्राध्यापक वरिष्ठ शिक्षाविद माननीय डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी जी। आपका जन्म मथुरा में हुआ एवं आपने संपूर्ण आनंद सरस्वती विश्वविद्यालय वाराणसी से शिक्षा ग्रहण की। सेवानिवृत्ति के बाद भी आपका चिंतन मनन निरंतर जारी है। आपके द्वारा कई पुस्तकों का सृजन हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल है दूरदर्शन और सामाजिक विकास, हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की भूमिका, स्त्रीवादी साहित्य विमर्श और भी कई पुस्तकों का प्रकाशन आपके द्वारा हुआ है। और अभी भी यह लेखन कार्य, चिंतन कार्य आपका निरंतर जारी है। विशेषकर देश भर में आपके ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं। समाज और राष्ट्र के प्रति हमेशा आप चिंतनशील रहे हैं। आपका मानना है कि एक समाज और राष्ट्र की नींव तभी मजबूत हो सकती है जब उसके विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का भविष्य और उसका सर्वांगीण विकास वहाँ की युवा शक्ति और उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। आज का हमारा विषय भी यही है, राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका। हम सभी उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रमुख वक्ता माननीय डॉक्टर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी को। आज हम लोग उज्जैन में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के तहत राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका के विषय पर बात करेंगे। उसके जो भी पहलू मेरी नज़र में 21वीं शताब्दी के लिए मौजूद हो सकते हैं, उनकी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आज की जो चर्चा है उसका जो विषय है वो युवाओं से संबंधित है, और हमारी चुनौती ये है कि हम जब युवाओं पर बात करते हैं तो जो 21वीं शताब्दी का युवा है वो हमारी नज़र में है। हम 17वीं 18वीं शताब्दी के या 19वीं शताब्दी के युवा की बात नहीं कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी के युवा की स्थिति और खासतौर भारतीय युवा की स्थिति जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और बहुत ही ट्रेजिक भी है। एक तरफ स्थिति यह है कि युवाओं के पास में कोई अपना आशा आकांक्षा का कोई क्षेत्र नहीं है जिसको लेके वो सबसे ज्यादा आशान्वित और आकांक्षित हों, या हम ये कहें कोई उच्च विचार उच्च आदर्श उनकी आशाओं के केंद्र में नहीं है जो कि उनको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के युवा की जो एक पहली समस्या है वो ये है कि एक तरह से होपलेस सिचुएशन में वो रह रहा है, और दूसरी जो उसकी जो सबसे बड़ी चुनौती है जिसमें कि वो जी रहा है वो ये कि उसके पास में कोई मददगार नहीं है, वो हेल्पलेस स्थिति में रह रहा है। तो होपलेस और हेल्पलेस अवस्था में, यानी असहाय अवस्था में और एक आदर्श के अभाव की अवस्था में जो 21वीं शताब्दी का जो भारतीय युवा है उसका जो पूरा का पूरा जो मन है वो एकदम निश्चल और पवित्र मन है, लेकिन उसके पास में कोई भविष्य की कोई आकांक्षा इच्छा दिखाई नहीं देती, कोई आदर्श दिखाई नहीं देता जो उसके जीवन को मोटिवेट करे, संचालित करे। और इसके चलते एक और स्थिति पैदा हुई है, वो ये कि अगर आप गौर करें 21वीं शताब्दी के भारतीय युवा के जीवन में झांक कर देखें तो कहीं पर भी आपको युवाओं की कोई कल्चर दिखाई नहीं देगी। युवाओं में जो कल्चर के जो भी थोड़े बहुत रूप दिखाई देते हैं वे कल्चर के रूप है जिसे हम लोग मास कल्चर के रूप कहते हैं। युवाओं की अपनी कोई संस्कृति हमारे बीच में
नजर नहीं आती, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की चीज है। और जब हम युवाओं के इस रूप पर विचार करते हैं जो 21वीं शताब्दी का युवा है, उसकी ये जो होपलेस, हेल्पलेस और एक तरह से युवा संस्कृति के अभाव की जो अवस्था, उस पर हम जब सोचते हैं तो बहुत ही गहरी चिंता होती है कि 75 वर्ष के लोकतंत्र के विकास, नए युवाओं के मन में कायदे से एक चीज तो विकसित होनी चाहिए थी, बड़े पैमाने पर लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी, लोकतांत्रिक जीवन मूल्य और लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन मूल्य, इनके प्रति उनके अंदर जो चेतना और सचेतनता होनी चाहिए, वह चेतना और सचेतनता विकसित नहीं हो पाई। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की चीज है। मैं अगर 75 वर्ष के लोकतंत्र को देख रहा हूं तो मैं इस 75 वर्ष के लोकतंत्र में एक असहाय और किम कर्तव्य विमूढ़ युवा को देख रहा हूं। और ये जो किम कर्तव्य विमूढ़ युवा है और असहाय युवा है, ये इस बात का संकेत है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का फल ये नहीं है कि आप इंजीनियर बने कि नहीं बने, आप डॉक्टर बने कि नहीं बने। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपके जीवन में, युवाओं के जीवन में लोकतांत्रिक जीवन मूल्य और लोकतांत्रिक राजनीति के प्रति गहरी दिलचस्पी और आस्था पैदा हुई कि नहीं हुई। और यही वह चीज है जो कि लोकतंत्र को और युवाओं को ऊर्जास्वित करती है और सक्रिय करती है। एक अन्य चीज है जो कि जिस पर कायदे सोचना चाहिए, वो ये कि डेमोक्रेसी में युवा के पास में एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति के विविध सार्वजनिक मंच है। इन विविध सार्वजनिक मंचों पर, विविध स्तरों पर जो राजनीतिक जीवन है, उसमें युवाओं के अंदर लोकतंत्र को लेके, लोकतांत्रिक संस्कारों को लेके, वैल्यूज को लेके, अधिकारों को लेके जो एक प्रतिरोधी चेतना होनी चाहिए, उस प्रतिरोधी चेतना को निर्मित करने में हम अभी तक असफल रहे हैं। कायदे से लोकतंत्र के विकास के लिए जरूरी है कि हम लोकतंत्र में अगर रहना चाहते हैं तो हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिरोधी युवा शक्ति पैदा करें। तो हमने प्रतिरोधी लोकतांत्रिक युवा शक्ति की बजाय हमने कैसी युवा शक्ति पैदा की है? हमने ऐसी युवा शक्ति पैदा की है जो कि प्रतिरोध का एक तरह से निषेध करती है। हमने ऐसी युवा शक्ति पैदा की है जो कि वायलेंस को प्रेज करती है या पसंद करती है या उसका समर्थन करती है। हमें कायदे से ऐसी युवा शक्ति की जरूरत है जो कि लोकतंत्र को पसंद करे, अहिंसा को पसंद करे, लोकतांत्रिक अधिकारों को पसंद करे, लोकतांत्रिक अधिकारों की हर स्तर पर और हर हालत में रक्षा के भाव बोध से वो जुड़ी हो। हमें वैसी युवा शक्ति की जरूरत है और वैसी युवा चेतना की जरूरत है। लेकिन जहां एक और हमारे बीच में ऐसी युवा शक्ति और युवा समूह पैदा हुए हैं जो कि 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर युवा हैं हमारे पास में। तो बड़ी संख्या में जिस देश में युवा हो, वहां युवाओं के बीच में यूथ कल्चर न हो, वहां युवाओं के बीच में लोकतांत्रिक मूल्यों का और लोकतांत्रिक चेतना का विकास न हो, लोकतांत्रिक प्रतिरोध चेतना न हो, वैसी स्थिति में लोकतंत्र एकदम अपाहिज बन जाता है। और यही वजह है कि लोकतंत्र पर जो अभी संकट है, जिस संकट से हमें निकलना है, लोकतंत्र पर संकट सिर्फ यह नहीं, सरकारें आती और जाती हैं। लोकतंत्र पर सबसे बड़ा संकट क्या है? लोकतांत्रिक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एकदम कर्तव्य निष्ठा का अभाव, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोधी लोकतांत्रिक चेतना का अभाव। और वह चीज अभी लोकतांत्रिक युवा के मन में विकसित नहीं हुई। हमारे पास यूथ तो है, लेकिन ये वह यूथ है जो कि मूल्यहीन यूथ है, या वह यूथ है जो एकदम रूढ़िवादी है। मसलन युवाओं में एक चीज होनी चाहिए जो मैं जैसा सोचता हूं, वो ये कि युवाओं को अगर लोकतंत्र लाना है तो सबसे पहले उन्हें अपने घर में लोकतांत्रिक आचरण करना सीखना होगा। घर में अगर युवा लोकतांत्रिक आचरण करेंगे, परिवार को लोकतांत्रिक परिवार बनाने में मदद करेंगे और पहल करेंगे, तो इससे युवाओं के चरित्र में बदलाव आएगा और नए उज्जवल पक्ष सामने आएंगे।
लोकतंत्र ऐसा नहीं है खाली वोट डालने तक सीमित है, किसी दल विशेष की सदस्यता तक, उसके अलावा झंडा उठाने तक सीमित है। नहीं, लोकतंत्र का दायरा बहुत बड़ा है। लोकतंत्र का दायरा वोट डालने और विधानसभा के लिए विधायक चुनने और लोकसभा के लिए एमपी चुनने से भी ज्यादा बड़ा है। तो हमने क्या किया कि लोकतांत्रिक चेतना को हमने वोट डालने की चेतना तक युवा में सीमित कर दिया। युवाओं में सामाजिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति के साथ साथ लोकतांत्रिक संस्कृति की चेतना के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है कि जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के कैंपस हैं वहां युवाओं को अभिव्यक्ति की और विभिन्न किस्म के विचारधाराओं के साथ में संवाद करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे पास युवा हैं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन युवाओं के पास में कोई संगठित परिवेश नहीं है जो कि उनकी इस सर्जनात्मक क्षमता का, जो राजनीतिक क्षमता है, जो सांस्कृतिक क्षमता है, जो उनकी जो और दूसरे किस्म की जो वैचारिक क्षमता है उसका विकास कर सके। तो लोकतंत्र में अगर युवा को हमें ताकतवर देखना है तो ये जरूरी है कि उनके जो कैंपस है, सांस्कृतिक कैंपस बनाए जाए, वो ऐसे कैंपस बनाए जाए या लोकतंत्र जो है वो एक महत्वपूर्ण मूल्य हो। हमारे तो ये लोकतांत्रिक चेतना का तो एक तरह से निषेध है कैंपस में, पढ़ने जाओगे पढ़ के घर आओगे। जी नहीं, लोकतंत्र में युवा अगर शक्तिशाली होना चाहता है, आप कैम्ब्रिज जाइए, हार्वर्ड जाइए, आप किसी भी बड़े विश्वविद्यालय जाइए दुनिया के, वहां विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो परिवेश है वो परिवेश क्यों है उज्जवल? क्योंकि परिवेश में एक चीज है जो कि हमारे यहाँ परिवेश से गायब है, अकादमिक परिवेश से, जिसे हम लोग कहते हैं अकादमिक स्वतंत्रता। और अकादमिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उपभोक्ता, सर्जक और निर्माता है युवा, जो छात्र होता है। तो युवाओं के बीच में अकादमिक स्वतंत्रता का निर्माण करने के लिए ये जरूरी है कि कैंपस को एक तरह से युवाओं की एक्टिविटीज के सेंटर्स बनाया जाए। एक अन्य पहलू है जो कि 21वीं शताब्दी के युवा की एक बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ट्रेजिक घटना है, जिस पर ध्यान देना चाहिए। 21वीं शताब्दी के युवा के खोजे के नायक कौन है? मेरे लिए चिंता की बात है ये कि 21वीं शताब्दी के युवाओं के नायक आदर्श पुरुष नहीं है। राजा राममोहन राय उनके नायक नहीं है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनके नायक नहीं। आप कल्पना कीजिए, 18-19 साल की एज में एक लड़का खड़ा होता है और वह सारे देश को सती प्रथा के खिलाफ में हिला के रख देता है। सारा देश आंदोलित होता है और सती प्रथा के खिलाफ में अंग्रेजों की सरकार, जो सबसे शक्तिशाली सरकार थी, उसको वो मजबूर करता है और वह सरकार सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाती है। सिर्फ 18 साल की उम्र राजा राममोहन राय की। मुझे ऐसा युवा की जरूरत है जिसके पास में एकदम विकसित चेतना हो। कहां से आएगी वो विकसित चेतना? युवा के पास में विकसित चेतना आती है अपनी परंपराओं के सही ज्ञान से। तो मुझे अगर अपने युवा को शक्तिशाली देखना है और युवाओं को शक्तिशाली बनना है, तो जैसे हम लोग हिंदू लोग हैं, वेद हमारी सबसे पुरानी रचना है। तो वेद का मतलब क्या है? वेद का साधारण भाषा में मतलब है जानना। मैं अगर अपने को वैदिक बनाना चाहता हूं तो मैं अपने अंदर जानने की कला विकसित करूं। मैं अगर जानने की कला विकसित नहीं कर सकता तो मैं अच्छा वैदिक नहीं बन सकता। वैदिक बनने का मतलब यह नहीं है कि वेद के मंत्रों की ऋचाओं का पाठ करें, उनको हवन। हमने क्या किया कि वेद के मंत्रों की ऋचाओं को हवन पूजन की सामग्री बना दिया। वेद का मतलब था जानना। उसी तरह जो उपनिषदों की परंपरा थी, जो कि हमारी परंपरा है, हमने उससे क्या सीखा? हमारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं होता। हम तो ये सिर्फ कहते हैं कि वो इतने उपनिषद होते हैं, उनकी संख्या गिनाते रहते, इतने पुराण होते हैं, उतनी संख्या गिनाते रहते। युवाओं के आदर्श संत, महंत, साधु, सन्यासी नहीं हो सकते। युवाओं के आदर्श आधुनिक युग के नए विचारों के निर्माता हो सकते हैं। जो आज के युग की जो सबसे बड़ी समस्या है युवा की, वो क्या है कि उसके अंदर खोज करने की प्रवृत्ति, नए विचारों को जानने और उन्हें आत्मसात करने की प्रवृत्ति का एकदम लोप हो चुका है। एक बड़ा सेक्शन है
जो अब खोज नहीं करना चाहता। वो व्हाट्सएप पर रहना चाहता है, वो मोबाइल पर रहना चाहता है, वो इंटरनेट पर रहना चाहता है, लेकिन उसकी सर्च करने में, नए विचारों को जानने और आत्मसात करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि वह अपने जीवन के आदर्श के तौर पर लोकतांत्रिक जो नायक रहे हैं, डेमोक्रेसी के दुनिया में जो नायक रहे हैं, उनको वो अपना नायक बनाए, उनके विचारों को आत्मसात करे। नए 21वीं शताब्दी के युवा की एक और चीज है जो कि बहुत ही चिंता की चीज है, वो ये कि उसकी जो पूरी की पूरी जो मनोदशा है, उसके जो पूरे भाव भंगिमा है, उसके जो आचार विचार है, वे आचार विचार मीडिया जनित इमेजों के जरिए निर्मित हुए। और मीडिया में जैसे सुंदर, असुंदर, अच्छी देह यष्टि के लोग या हीरो हीरोइन, इनकी जो इमेजेस वो देखता है तो वह उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। और उनमें क्या चीज है? उनमें एक अच्छी खासी परफेक्शन की आदत उसके अंदर पैदा हुई है, फैंटेसी में जीने की आदत उसमें पैदा हुई है। अब इस फैंटेसी में और परफेक्शन में जीने की आदत के कारण युवाओं को अपनी कमियां नजर नहीं आती, समाज की कमियां और समाज की वास्तविकता नजर नहीं आती। युवा सिर्फ फैंटेसी में रहता है। हिंदुस्तान फैंटेसी में नहीं रहता। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग फैंटेसी नहीं है। वे स्क्रीन पर दिखाए जाने वाला किसी हीरो या हीरोइन का दृश्य नहीं है। 140 करोड़ लोग एक ठोस वास्तविक यथार्थ में रहते हैं, और इस चीज को युवाओं को समझने की जरूरत है। फैंटेसी का भारत युवाओं का भारत नहीं हो सकता। युवाओं का भारत वही भारत होगा जो कि यथार्थ की ठोस विवेचना और गंभीर अध्ययन से उपजा भारत होगा। तो युवाओं को इमेजों की दुनिया, परफेक्शन की दुनिया, फैंटेसी की दुनिया की बजाय ये जो चारों तरफ जो एक तरह से बदरूप बदशक्ल जो समाज हमारे यहां निर्मित हुआ है, इस बदरूप और बदशक्ल समाज में जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें सामाजिक विभाजन और तरह तरह की अनटचेबिलिटी, अलगाव, हेट्रेट, ये विभिन्न रूपों में ऑपरेट करती है, और साथ साथ वायलेंस। युवा की एक चिंता होनी चाहिए कि ये चीजें समाज में न हो। एक अन्य चीज जो कि हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं के अंदर हो, वो ये कि युवा जब हमारे बीच में आते हैं और हम युवाओं से बात करते हैं, तो आप एक चीज पाएंगे कि युवाओं में अब कोई चीज नहीं बची है। अब कोई चीज हासिल करनी है तो उन्हें अब हर चीज के लिए कंपटीशन देना होता है। हम ऐसा समाज बनाएं, हम ऐसी स्थितियां पैदा करें कि बच्चों को, युवाओं को प्रतिस्पर्धा में भाग न लेना पड़े। अब तो हालत यह है कि कॉलेज में भी दाखिला करने के लिए कंपटीशन, उसके लिए भी टेस्ट, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए भी टेस्ट, और ये जो प्रतिस्पर्धा का भाव जो युवाओं में, कैरियर के लिए भी कंपटीशन, वहां पे भी टेस्ट, ये जो प्रतिस्पर्धा बोध और प्रतिस्पर्धा का जो परिवेश जो निर्मित हुआ है, ये युवा के लिए सबसे डिस्टर्बिंग है, और उसने युवा के अंदर बेचैनी और तनाव को जन्म दिया है, और इसने युवा के विकास को, उसके सर्जनात्मक विकास को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हमारी चिंता का जो मूल विषय है वो ये कि युवा को इस प्रतिस्पर्धा के विकास की बजाय हमें उसके अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। एक युवा जब पढ़ के बड़ा हो रहा है तो उसे कॉलेज मिलना चाहिए, उसे बिना किसी कंपटीशन के कॉलेज मिलना चाहिए, उसे बिना किसी कंपटीशन के विश्वविद्यालय में दाखिला मिलना चाहिए। हमें इतने विश्वविद्यालय और कॉलेज बनाने चाहिए जिससे कि बिना किसी कंपटीशन के अपनी चॉइस के कॉलेज में, अपने पास के ही कॉलेज में वह दाखिला ले सके, और इसके लिए उसे न्यूनतम फीस देनी पड़े। आज स्थिति है प्रतिस्पर्धा भी वो करे, तनाव झेले, परेशानी उठाए, दाखिला मिल जाए तो पैसा खर्च करे, और जब कैंपस में दाखिल हो तो वहां उसे कोई प्रवेश न मिले, सिवाय इसके वहां वो ट्यूटर की तरह टीचर आए, पढ़ाए और वो पढ़ के घर चला जाए।
इससे युवा का तो न मन तैयार होगा, न युवा मन तैयार होगा, न युवा कल्चर तैयार होगी और न यूथफुल भारत तैयार होगा। तो युवा का मन, युवा की संस्कृति और युवा भारत तैयार करने के लिए जरूरी है कि हम प्रतिस्पर्धा की बजाय युवा के अधिकार पर जोर दें कि युवाओं के अधिकार क्या हैं, उनकी व्यवस्था करें। युवा का पहला अधिकार है कि उसे शिक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंपटीशन के युवाओं के दाखिले होने चाहिए। एक अन्य चीज जो कि युवाओं से जुड़ी हुई है और युवाओं के अंदर है, जो कि 21वीं शताब्दी के युवा की अपनी विशेषता है, वो ये कि युवा जो है वो स्पीड में अभी आ चुका है। एक समय था कि युवा जो है स्पीड का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज वो स्पीड का हिस्सा है। हर चीज बहुत स्पीड से देखता है, हर स्पीड को समझता है, स्पीड में ही करना चाहता है। और स्पीड ने एक नई चीज को पैदा किया कि वो बार बार नई नई चीजों से गुजर रहा है। तो नएपन से गुजरना और स्पीड में रहना, इन दोनों एक खास तरह का एडिक्शन पैदा किया और इस एडिक्शन ने पूरी तरह से यूथनेस खत्म कर दी। तो हमारे बीच में यूथ तो है, लेकिन उसमें यूथफुलनेस नहीं है, उसमें युवापन नहीं है। हमारे बीच में युवा तो है, लेकिन उसके पास में नए विचार नहीं है, ऐसे विचार नहीं है जिनसे हम लोकतंत्र को समृद्ध कर सकें, ऐसे विचार नहीं है जिनमें कि नए विचारों को पाने की ललक हो, बेचैनी हो। तो मुझे युवा तो चाहिए, एक ऐसा युवा चाहिए जो आंतरिक तौर पर युवा हो, एक ऐसा युवा हो जो कि सदाबहार युवा हो, जो कि जिसे हम सदाबहार यूथ कल्ट जिसके अंदर हो। वह तभी संभव है जब हम युवा में लोकतांत्रिक बोध, लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक चेतना पैदा करें और लोकतंत्र के प्रति उसे प्रतिबद्ध बनाएं। जब तक हम लोकतंत्र के प्रति इसे प्रतिबद्ध नहीं बनाते, हम ये चीज पैदा नहीं कर पाएंगे। यूथ सबके लिए और सारा समाज यूथ के लिए है। अभी सिर्फ यूथ सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो इसकी जो सेल्फिश भाव है उसका, ये जो स्वयं केंद्रित भाव है, इससे युवा को निकालने की जरूरत है। और ये हम करेंगे तो समाज में युवा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम निर्मित कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आपके विचारों से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। किसी भी समाज व राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो युवाओं के कंधों को मजबूत बना सकती है। विचारों की इसी श्रृंखला में एक और विभूति हमारे बीच उपस्थित है, जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन से पधारे माननीय आनंद शर्मा जी। आप अपनी अनोखी कार्यशैली के लिए काफ़ी चर्चित माने जाते हैं। अपने कार्यस्थल पर आप कई अनूठे प्रयोग करते हैं, जैसे हल्का संगीत, बांसुरी वादन आदि की धुन आप अपने कार्यस्थल पर चलाते हैं ताकि कर्मचारी बिना बोझ के प्रसन्नता के साथ अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। और भी कई प्रकार के प्रयोग आपके द्वारा समय समय पर किया जाता है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। आप सभी को नमस्कार। इस सभा कक्ष में बैठे हुए समस्त विद्वज्जन, ऑन एयर जो लोग हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं वो, और ऑफलाइन भी जो हमसे जुड़ने वाले हैं वो, स्वर्गीय डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की स्मृति में ये जो व्याख्यानमाला है उसमें आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका आज के वक्तव्य का ये विषय है, जिस पर हमारे पूर्व वक्ता माननीय डॉक्टर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी ने अभी आपके सामने अपनी बात रखी है। मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसमें राष्ट्रीय चेतना के लिए जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, वस्तुतः विषय ये होना है। हम सब देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी, उसके बीच में कुछ दिशा भ्रम सा हमारे विद्वज्जन महसूस कर रहे हैं।
जो दिशा राष्ट्र हित में, राष्ट्र प्रेम के प्रति उनका समर्पण होना चाहिए, वो संभवतः अभी हम उसको नहीं पा रहे हैं। और देश के लिए भविष्य में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होने वाला है। तो मैं इस बात को यहाँ से जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारे किशोर बच्चे हैं, जिनको भविष्य में, जिनको युवा होना है, वो उनका मानसिक विकास इस क्रम में राष्ट्र के प्रति उनका भाव जब तक हम पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक जो हमारी परिकल्पना है कि युवा पीढ़ी हमारी इस प्रकार से हो कि राष्ट्र निर्माण में उसका बहुत अधिक सहयोग अपेक्षित हम कर रहे हैं, वो संभव नहीं हो पाता। तो मेरा सोचना ये है कि जो हमारे ख़ास तौर पर विद्यालय हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, चाहे वे शासकीय हों या अशासकीय हों, वहाँ से अगर हम इस विचार को जोड़ें और वहाँ पर अपना वर्कशॉप, जिसको कार्यशाला बोलें, वहाँ से आरंभ करें, तो हम देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। जो विद्यार्थी किशोर वय के होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और यदि उनके अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम सकारात्मक पक्ष उसका लेकर के और राष्ट्र की चेतना के लिए उनका हम उपयोग करें, तो भविष्य में वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि पूर्व वक्ता आदरणीय डॉक्टर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी ने कहा है, उनसे बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी आशाएं देश को रहती हैं। और वास्तव में जो व्यक्ति के जीवन में, यूं कहें कि मानव शरीर में रक्त का संचरण है, वो यदि हम समाज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, तो जैसा हमारा शरीर में खून का बहाव है, खून का जो शरीर में अगर खून नहीं है तो मृत हो जाएगा शरीर, उसी प्रकार से देश भी मृत हो जाएगा अगर हमारी युवा पीढ़ी, हमारी युवा देश के विषय में चिंतन न करते हुए और बहकते हुए इधर उधर विचार करने लगेंगे। सकारात्मक सोच यही है कि हमको उस पीढ़ी का निर्माण करने की आवश्यकता है जो हमारे देश का चिंतन करे, राष्ट्र प्रेम की भावना जिनमें कूट कूट कर भरी हो। चूँकि मैं स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कहना चाहूँगा कि विद्यालयों में जो हमारी अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं हम उतने स्तर पर पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि होना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो हमको जो विद्यार्थियों के लिए हमने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उस पाठ्यक्रम में बदलाव की ज़रूरत है। और उस ओर हमने नई शिक्षा नीति में आगे कदम बढ़ाया भी है और उत्तरोत्तर उसमें विकास हो रहा है। अभी तक जो हम उम्र हमारी पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने जो पढ़ा है, जो अध्ययन किया है, वो अध्ययन कहीं ना कहीं, जो इतिहास हम पढ़ते रहे उसमें मुग़लों को हमने ज़्यादा पढ़ा। हमने अपने आचरण, अपने संस्कार क्या होना चाहिए, उस विषय में शायद पाठ्यक्रम में उतना परिपूर्ण नहीं था पाठ्यक्रम, जिसकी ओर हम अभी नई शिक्षा नीति में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो वस्तुतः हमारे स्कूल शिक्षा या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, शिक्षकगण हैं, उनकी भूमिका निर्माण में सर्वाधिक है और उस भूमिका का हमको निर्वाह करना ही होगा। जब हम बच्चों के बीच में जाते हैं तो बच्चों से यही बात करते हैं कि भाई, अपना कर्तव्य यदि तुम अच्छे ढंग से कर रहे हो
तो निस्संदेह उसकी भांति है जिस प्रकार से देश की रक्षा में सीमा पर खड़ा हमारा सैनिक कार्य करता है, वह भी राष्ट्र के लिए समर्पित है। और यदि हम अपने मूल कर्तव्य को पूर्ण कर रहे हैं तो हमारे विद्यार्थी भी राष्ट्र के प्रति समर्पित कहलाएंगे। ये मेरा अपना मानना है। समाज में अनेक विसंगतियां हैं, यदि उस पर विद्वज्जन जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो चिंतन करें और लगातार इस पर जागरूकता की आवश्यकता है। खासतौर से आईटी के आने से, मोबाइल का जो युग है उसमें जो हमने लाभ लिए हैं, खासतौर कर कोरोना के काल में मोबाइल पर हम लोगों ने, बहुत सारे शिक्षकों ने उसका प्रयोग किया है और शासन स्तर से भी हम लोगों ने ये निर्देश जारी किए थे कि मोबाइल के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षण कराएं। उस अवधि के लिए तो वो मान्य था, परंतु जितना सकारात्मक प्रभाव उससे होगा वो अपनी जगह है, परंतु नकारात्मकता जो आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नेट पर या यूट्यूब के माध्यम से या अन्य परोसी जा रही हैं जो हमारे युवाओं के लिए हितकर नहीं है। तो हमको इस पर भी चिंतन करना होगा कि जो इस प्रकार की विसंगतियां, जो बीमारियां समाज में मनः स्थिति में बदलाव जो आ रहे हैं, जो नेगेटिविटी फैल रही है, उसको हम कहाँ से ठीक करें। अभी देखा गया है कि जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत सारे हमारे कुछ संगठन काम कर रहे हैं। वस्तुतः उन संगठनों का जो दायित्व है, राष्ट्र चेतना को जागृत करने का दायित्व होना चाहिए। देखा यह गया है कि उन सब का राजनीतिकरण हो गया है, कहीं ना कहीं किसी दल से वो संबद्ध हैं। तो जिस उद्देश्य से हमने सोचा होगा कि ये इस प्रकार से ये संगठन ये कार्य करेगा, इसको हम ये दायित्व दे सकेंगे, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों में ये भाव आ रहा है कि यदि हम इस संगठन से जुड़ेंगे तो ये लाभ होगा, वो होगा। राष्ट्र के प्रति चिंतन, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना यदि पैदा करना है तो लगातार बौद्धिक स्तर पर उनको मजबूत करना होगा। और जब इस प्रकार की प्रक्रिया में समाज संलग्न होगा तभी हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ की स्मृति में हम ये आयोजन करते हैं। इस आयोजन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। हम भूल जाते हैं, उस कर्तव्य को भूल जाते हैं। हम स्वतः अपने आप में कुछ ऐसा चिंतन हमारा है, व्यक्तिगत हित के लिए ही हम चिंतन कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी विसंगति है। जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने हम सबसे बात की है, यदि हम पूरे भाव के साथ और उस आत्मा के साथ स्वयं और अपने साथियों को उसमें जोड़ें तो इस प्रक्रिया में हमारा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आज के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि समाज के हित में, देश के हित में थोड़ा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और उस आत्मचिंतन करने के उपरांत यदि हम अपने आप को लेश मात्र भी तैयार करके और आगे काम कर पाए तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस विषय से हमारा क्या सरोकार है।
हम लोग अपने आप में चिंतन करते हैं, अपने विषय में सोचते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं, अपने परिवार का भविष्य सोचते हैं, परंतु राष्ट्र का भविष्य भी तो हमको सोचना है। वो सोचने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। मित्रों, युवा, जैसा मैंने कहा कि हमारे मानव शरीर में रक्त के प्रवाह की भांति युवा हमारा चेतनता है, राष्ट्र की धरोहर है, और यदि उसमें हमने सकारात्मक भाव पैदा कर दिया, राष्ट्र के प्रति समर्पण पैदा कर दिया, तो शेष कार्य स्वयं हो जाएगा और ये हमारा देश पूरे विश्व में सर्वोच्च स्तर पर अपना स्थान बना सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आपके ओजस्वीपूर्ण शब्द और वाणी से हम सभी मार्गदर्शित हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा उपक्रम है जो लगभग 20-21 साल पहले आरंभ हुआ और डॉक्टर सुमन की स्मृति में आदरणीय कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ ने इसका शुभारंभ किया था। तो ये मेरी दृष्टि में एक 7 दिवसीय ज्ञान परंपरा का यज्ञ है, जिसमें देश के अलग अलग विधाओं के विद्वान, अलग अलग क्षेत्रों के मनीषी, सामाजिक कार्यकर्ता, न्यायविद, साहित्यकार, कलाविद, संस्कृतिकर्मी और बहुत सारे अलग अलग विषयों के विचारक यहाँ पर आते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी मनीषा के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर समसामयिक विषयों और परंपरागत विषयों को साथ लेकर नई संगतियाँ बिठाते हुए जो नई उद्भावनाएं यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, उससे यहाँ उज्जैनी का और दूसरे माध्यमों से बाहर जाने वाले इस अभिव्यक्ति को समाज में लाभान्वित होते हैं लोग। मैं चाहता हूँ कि ये क्रम इसी प्रकार चलता रहे और भारतीय ज्ञानपीठ परिवार जो एक बड़ा काम कर रहा है, इसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। आपने मुझसे जो बातचीत की, मैं शुभकामनाओं देते हुए एक बार पुनः आप सबको नमस्कार। मनुष्य के प्रति सद्भावना और मनुष्य की प्रकृति के प्रति सद्भावना के पावन उद्देश्य से ये व्याख्यानमाला 21 वर्ष पूर्व श्रद्धेय कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ ने शुरू की थी। एक बीज का आरोपण उन्होंने किया था जो आज एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित है और 21 वर्षों में देश के तमाम गांधीवादी विद्वान, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लगभग उज्जैन आ चुके हैं और ये व्याख्यानमाला पूरे देश में स्थापित हो चुकी है। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले के 4 वर्षों में मैं जुड़ा था इस व्याख्यानमाला से, तब कुलश्रेष्ठ जी चाहते थे कि बुरहानपुर की जो नवरात्रि व्याख्यानमाला है उसे टक्कर देने के लिए एक व्याख्यानमाला को शुरू किया जाए और वो अपने प्रयास में सफल रहे। और आज हम देख रहे हैं कि 21 वर्ष से लगातार निरंतर उज्जैनी को और उज्जैन की प्रबुद्ध जनता को कुलश्रेष्ठ जी की ये सौगात है, ये भेंट है, ये उपहार है। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पर अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के लोग यहाँ पर आते हैं और व्याख्यानमाला में विद्वानों का, विचारकों का, चिंतकों के विचारों से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यह था आज समाज में जो सांप्रदायिकता की स्थिति है, जो मनुष्य के प्रति दुर्भावना वाली स्थिति है, कुलश्रेष्ठ जी को इससे बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि वो तो गांधीवादी थे। गांधीवाद तो ये कहता है कि भाई सब मनुष्य समान हैं, न वर्ण का भेद हो, न वर्ग का भेद हो, न लिंग का भेद हो, वरना सब मनुष्य समान हैं। तो मनुष्य की समानता ही सद्भावना का मूल है और यही महात्मा गांधी का लक्ष्य था और वही गांधीवादी चिंतक श्रद्धेय कुलश्रेष्ठ जी का लक्ष्य था, जिसे संदीप कुलश्रेष्ठ बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ, कुशलता के साथ उनके उस अधूरे कार्य को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। सद्भावना व्याख्यानमाला इसका नाम है और डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में इसको किया जाता है। इसको करते हुए 21 साल हो गए हैं। आज जबकि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो विवाद फैलता है, उससे एक ऐसा मंच मिला है इस व्याख्यानमाला के द्वारा कि सब इंसानियत, संस्कृति और संस्कार के बारे में से बताया जाता है। लगभग 21 साल से ये व्याख्यानमाला यहाँ पर चल रही है। मैं कुलश्रेष्ठ जी मतलब बड़े सर कृष्ण मंगल जी के साथ ही
पहले व्याख्यानमाला से यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ और जितनी जीवटता से, जितने लगन से और जितने मन से, मनोयोग से सर ने काम किया है, वो उसका प्रतिफल अब देखने को मिलता है। देश के सारे बड़े बड़े विद्वान, अलग अलग राष्ट्रों से, अलग अलग प्रदेश के लोग भी इसमें सम्मिलित हुए हैं और यह हमारे उज्जैन के लिए बहुत गौरव की बात है। जीवन अत्यंत विशद है और इसके अनेक आयाम हैं। साहित्य, कला, अनेक आयाम हैं। उन सारे आयामों के बारे में जब कोई बात कही जाती है तो वह उसकी व्याख्या जब की जाती है तो वह व्याख्यान जीवन को नए दृष्टि से देखने का प्रयास होता है। और यह कार्य करने के लिए हमारे समाज में व्याख्यानमालाएँ होती रही हैं। उज्जैनी में ये जो व्याख्यानमाला है, यह एकमात्र ऐसी व्याख्यानमाला है जिसमें भारत के विस्तृत हर क्षेत्र से आए हुए लोगों ने अपने अपने विषय पर अपने अपने श्रेष्ठतम विचारों को सबको दिया है। ये व्याख्यानमाला जहाँ हमें एक और धर्म, साहित्य, कला, संस्कृति ऐसे सारे अंग उपांगों की ओर ले जाती है, वहीं हमें उसके अनछुए पहलुओं को सबको अवगत कराती है। इसलिए ये व्याख्यानमाला और इसके सर्जक श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ ये इस व्याख्यानमाला के माध्यम से हमेशा स्मरणीय रहेंगे। मैं उनके प्रति बहुत बहुत सद्भावना पूर्ण आदर भाव प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। उज्जैन की कालजयी नगरी में अनादिकाल से संवाद की अनुगूंज बनी रही है, जहाँ स्वयं जगत गुरु कर्मयोगी श्री कृष्ण जी ने महर्षि सांदीपनि के श्री चरणों में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया और वो उनके मुखारबिंद से गीता के रूप में मुखरित हुआ। संवाद जन जन को न केवल शब्द पर ब्रह्म से परिचित कराता है, बल्कि उसकी ज्ञान की जो सतत अमृतमयी ज्ञान गंगा है, उसके प्रवाह में उसे सशक्त बनाकर अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। हमारे सांस्कृतिक सनातन और ज्ञान मीमांसा की परंपराओं में ज्ञान चेतना को अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी की ओर ले जाता है। तो यह जो 20 वर्षों से यहाँ पर कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ जी ने हमारे पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, जो वरिष्ठ साहित्यकार और बहुत ही ख्यात साहित्यकार के रूप में यहाँ थे, उनकी स्मृति में शुरू किया था और मुझे इसकी स्थापना के समय से ही इससे जुड़ने का मौका मिला। मैंने देखा कि इस व्याख्यानमाला में देश भर के अलग अलग विधाओं के बड़े बड़े वक्ताओं ने आकर अपनी बात कही थी और यहाँ पर उससे यहाँ के श्रोता ज्ञानवान हुए थे। तो 21 वर्षों से ये ज्ञान की प्रवाहमान गंगा यहाँ के नगर की न केवल अनादिकाल की परंपरा को बल्कि इसके वर्तमान को भी सशक्त बनाती है और इसमें बड़े विचारक, न्यायाधीश और हर विधा के वक्ताओं ने आकर अपने ज्ञान से इसे सुशोभित किया है और निश्चित रूप से ये उज्जैन के यश को, इसके गौरव को और इसकी महिमा को न केवल मंडित करती है बल्कि ज्ञान समृद्ध बनाने में भी योगदान देती है। और दस्तक के माध्यम से और ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये दूर दराज के अंतिम व्यक्ति को भी सुनने और श्रवण का लाभ देती है। ये प्रयोग जो किया जा रहा है, इससे लाखों लोग जो सुनते हैं, जो दस्तक रेडियो सुनते हैं माध्यम से और अन्य माध्यमों से, अखबारों और समाचारों से जन जन तक पहुंचती है, तो ये दीप यहाँ जलाया है और इसका प्रकाश पूरा व्यापी है। मैं इसके लिए आयोजकों को और स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ के इस कर्म योग को प्रणाम करता हूँ। देखो, ये अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला मेरे देखते ही देखते विगत 15-17 वर्षों से निरंतर संचालित हो रही है और इसके प्रणेता स्वर्गीय श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी ने
जिस विचार के साथ में इसे शुरू किया था वह सद्भावना व्याख्यानमाला के रूप में सारे देश भर में एक अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला प्रतिवर्ष 7 दिवसीय निरंतर होती रही है। और यह और प्रसन्नता की बात है कि अब पहले इसका जो मैनुअल स्वरूप होता था जिसमें काफ़ी तादाद में शहर के तमाम प्रबुद्ध जन एकत्रित होते थे, अब यहाँ पर इसका डिजिटल रूप में भी प्रसारण सारे देश देशांतर में हो रहा है। ये और प्रसन्नता की बात है। इस व्याख्यानमाला ने अपने देखते ही देखते अनेक ऊंचाइयां हासिल कर ली है। और जहाँ तक आज के समय में इस तरह की व्याख्यानमालाओं की प्रासंगिकता का सवाल है, यह व्याख्यानमाला इसलिए भी ज़रूरी है कि आज जब चारों तरफ सामाजिक मूल्य ध्वस्त होते जा रहे हैं, परंपराएं टूटती जा रही है, ऐसे समय में इस तरह के व्याख्यान जो कि मूल्य आधारित होते हैं, जिनमें विभूतियां आकर एक नियोजित विषय पर सारगर्भित रूप में अपनी बात कहती है और उससे नई पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को देश और समाज के लिए काफ़ी कुछ सोचने समझने की प्रेरणा मिलती है और इसी से समाज में परिष्कृति बनी रहेगी। कुलश्रेष्ठ जी कहा करते थे कि अगर समाज में सद्भावना और श्रेष्ठता का वातावरण रहेगा तो देश और समाज की प्रगति अपने आप हो जाएगी। उसी भावना के अनुरूप यह सद्भावना व्याख्यानमाला आज अपने मूल्यों पर खरी साबित हो रही है और मैं इस श्रेष्ठ आयोजन के लिए आयोजकों को, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। इसकी निरंतरता के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करते हुए सभी के प्रति शुभकामना देकर अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर घनिष्ठा गरोडकर है और 21वीं व्याख्यानमाला के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जितने भी स्पीकर्स थे उनको सुन के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं अलग अलग फील्ड्स के बारे में। पहले जो स्पीकर थे विकास दवे सर, उनका स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा था जो उन्होंने कहा था कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ एकेडमिक नॉलेज न देते हुए जो मॉरल वैल्यूज़ है उनसे जोड़ा जाए अगर, तो उनके व्यक्तित्व में भी विकास होगा। और जो एकेडमिक हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं एजुकेशन वो तो है ही, पर हमको एक मूल जो होता है नेचर, उनसे जोड़ना ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो पीढ़ी भटक रही है उनको हमको वापस से हमारी संस्कृति की ओर लाना है। उसके लिए हमें पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि हमारे रूट्स जो हैं, इंडियन कल्चर का जो रूट है वो कहाँ से है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सिर्फ फ़ोन्स और टेक्नोलॉजी में रह के हम नहीं विकास कर पाएंगे हमारा भी और हमारे देश का भी। ना हम खुद के लिए कुछ कर पाएंगे, ना सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे और ना ही देश के लिए कुछ कर पाएंगे। इसलिए मॉरल वैल्यूज़ जो होते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है और वो टीचर्स के थ्रू ही हो पाएगा। स्पेशली जो छोटे बच्चे, हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे स्टेज आगे बढ़ाते जाएंगे जिससे कि देश में विकास हो पाएगा और बच्चे का खुद का भी विकास हो पाएगा। नमस्कार, मैं रिधिया चित्रे भारतीय ज्ञानपीठ कॉलेज से। भारतीय ज्ञानपीठ कॉलेज में अभी इन दिनों जो व्याख्यानमाला चल रही है उन्हें मैं ऑनलाइन जाकर और यहाँ पर उपस्थित रहकर मैंने उसे अटेंड किया है। तो फर्स्ट डे जो डॉक्टर विकास दवे जी थे, उनका नैतिक मूल्यों पर जो उन्होंने भाषण दिया था वो वाकई में बहुत अच्छा था और वो हमारे देश के लिए भी बहुत ज्ञानपूर्ण है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे व्याख्यानमाला होते रहने चाहिए ताकि हम लोगों को नया नया कुछ ज्ञान मिलता रहे और हम आगे अपने समाज में कुछ कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंजलि द्विवेदी। भारतीय ज्ञानपीठ कॉलेज में इस समय व्याख्यानमाला चल रही है जिसमें अच्छे से अच्छे वक्ता आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे सेंसिटिव टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। पहले दिन जो विकास दवे जी आए थे और माननीय कुलपति जी आए थे जिन्होंने शिक्षा पर बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें बच्चों के जो बस्ते का बोझ होता है उसे कम करना चाहिए, उन्हें पारिवारिक माहौल और साथ ही साथ स्कूल के माहौल भी अच्छा देना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं उनका जो शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट है उसमें बढ़ावा हो सके। और जब बच्चे की शिक्षा ही अच्छी होगी तो सीधी सी बात है समाज में भी बढ़ावा होगा, समाज का विकास होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो व्याख्यानमाला चल रही है समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी साबित होगी। तो सबको ये व्याख्यानमाला सुनना ज़रूर चाहिए। मेरा नाम सलोनी माली है, मैं एक शिक्षिका हूँ। रेडियो दस्तक पे मैं आज तक कई सारी रिपोर्ट सुनती हूँ, गाने सुनती हूँ, लेकिन अभी मैंने रेडियो दस्तक पर एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रोग्राम सुना है जिसका नाम है सद्भावना व्याख्यानमाला, जिससे कि मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। इस प्रोग्राम में प्रत्येक दिन नए नए लोग आते हैं एवं हमारे बीच उनसे रिलेटेड
बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुई है और इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मैं रेडियो दस्तक का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसकी सहायता से मुझे इतनी सारी लाभदायक एवं प्रेरणादायक चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। मेरा नाम मुस्कान सगीत्रा है। मैं लगातार 3 दिनों से अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला सुनने आ रही हूँ। मुझे यहाँ देश के अनेक अलग अलग स्थानों के वक्ताओं से अनेक जगह के बारे में जानने को मिला है और वे लोग बहुत ही अच्छा बताते हैं। रूपल जाटे, मैं पिछले 3 दिनों से रेडियो दस्तक के माध्यम से व्याख्यान माला सुन रही हूँ मेरे परिवारजनों के साथ में। मुझे रेडियो दस्तक के माध्यम से अभी तक मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक चीज़ें भी सीखने को मिली है। मैं रेडियो दस्तक का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम मेघा पवार है। मैं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला पिछले 3 दिनों से रेडियो दस्तक पर सुन रही हूँ। एक दिन मैंने यहाँ उपस्थित होकर भी सुना, जिस दिन देश के विभिन्न स्थानों से उपस्थित महान वक्ता माननीय श्री अमृत महाजन ने गांधीवादी विचारधारा के ऊपर अपना मत प्रकट करा। मुझे सुनकर काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। मेरा नाम शिल्पा जोगचंद्र है। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM के द्वारा यहाँ पर विगत कुछ दिनों से अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला चल रही है, जिसे मैं रेडियो के द्वारा सुनती हूँ। अपने घर पर मेरे परिवार के सभी लोग भी इसे सुनते हैं। यहाँ 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक यह व्याख्यान माला चल रही है। कल माननीय श्री नर्मदा प्रसाद जी उपाध्याय के मुखारबिंद से लोक दृष्टि तथा कला दृष्टि के बारे में सुना, जिन्होंने हमें बताया है कि भीमबेटका के अनेक स्थान प्राप्त होते हैं। लोक संस्कृति तथा कला संस्कृति के बारे में बताया है। उनसे हमें भारतीय लोक कला के बारे में जानने को मिला है और मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई, जिससे मैं रेडियो दस्तक का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे प्रमुख वक्ता माननीय जगदीश्वर चतुर्वेदी जी और अध्यक्ष माननीय श्री आनंद शर्मा जी ने अपना अमूल्य समय हमें दिया। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ ऑनलाइन माध्यम से सुन रहे हमारे सभी श्रोतागणों का। साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ उज्जैन शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM का, जिनके सहयोग से अधिक श्रोतागण इस व्याख्यान माला का लाभ ले पा रहे हैं। आप सभी उपस्थित सुधीजनों का पुनः आभार। विचारों की इसी श्रृंखला में कल हम पुनः उपस्थित होंगे एक नए विचार के साथ। हमारे बीच प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश GD पारिक जी। आप भारतीय संविधान में परिवर्तन की संभावना विषय पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। के रूप में हमारे बीच उपस्थित होंगे पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शशि मोहन श्रीवास्तव जी। आप सभी बुद्धिजीवियों से अनुरोध के साथ नमस्कार।